हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो है पिछले क्लास के रिकैप से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़े थे। फर्स्ट लेक्चर में वी हैड स्टडीड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। उसमें हमने ये पढ़ा था कि मेरा जो वाइंडिंग्स होता है, किस चीज़ का वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग, वो रिप्लेस हो जाता है इसके सोर्स वोल्टेज से, जिसकी वैल्यू होती है Vm sin ओमेगा टी। और उसका जो डायोड है फॉरवर्ड, जिसका रेजिस्टेंस होता है Rf, और डायोड जो होता है वो होता है फॉरवर्ड बायस डायोड, वो रिप्लेस करते हैं हम लोग Rf से। और जो मेरा एक्सटर्नल लोड होता है, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसको रिप्लेस करते हैं हम RL से। और इस पूरे सर्किट में जो करंट की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, ओम्स लॉ से V इज इक्वल्स टू आई आर, आई इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। यहाँ V की जो वैल्यू है वो है Vm sin ओमेगा टी बटे आर। आर जो यहाँ पे दो है, Rf और RL दोनों सीरीज में है, इसीलिए Rf प्लस RL हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। ये चीजें हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे। और हमने ये पढ़ा था कि अगर I की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, इस केस में मेरा डायोड ऑन होता है। इसमें हम लोग स्टडी किए थे फर्स्ट लेक्चर में कि इफ I इज ग्रेटर देन 0 इट मींस आवर डायोड इज ऑन, हम लोग का डायोड जो होगा वो ऑन होगा। और दूसरी बात, जब I की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब हुआ कि इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0। एंगल का टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है sin ओमेगा टी, इसका ये मतलब हुआ कि इफ I इज ग्रेटर देन 0 देन डेफिनेटली sin ओमेगा टी विल बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से जब हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बात किए थे कि sin ओमेगा टी इज ग्रेटर देन 0, तो ओमेगा टी की जो वैल्यू आई थी वो आई थी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 180 डिग्री तक। इस केस में मेरा जो है sin ओमेगा टी ग्रेटर देन 0 होता है। ये हम लोग बात किए थे, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, और ये इसको हम लोग बोले थे फर्स्ट हाफ साइकिल। तो एंगल जब लाई करेगा 0 से 180 डिग्री के बीच, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल। और जब अनदर हाफ साइकिल होता है वो बेसिकली 180 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच होता है। तो ये सब बातें जो है हम लोग फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिए। तो आज टॉपिक दिया जाए, स्टार्टिंग करेंगे हम लोग फर्स्ट हाफ साइकिल से ही। तो आज का टॉपिक है व्हेन ओमेगा टी लाइज फ्रॉम 0 से 180 डिग्री, ये टॉपिक दे दिया जाए, ठीक। तो इस केस में मेरा क्या होगा, इस केस में व्हेन डायोड इज ऑन, तो I की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, Vm sin ओमेगा टी डिवाइड बाय Rf प्लस RL। ये बातें हो गई। और दूसरी बात, तो एक मिनट, ये जो है I की जो वैल्यू आती है वो आती है Vm sin ओमेगा टी डिवाइड बाय Rf प्लस RL। तो ऐसे हम समझते हैं डायग्राम से, जो डायग्राम हम फर्स्ट टाइम बनाए थे, दिस वाज योर डायग्राम। ये आपका था Vm sin ओमेगा टी, ये आपका था Rf, ये था आपका RL, ठीक है। इसके अप्रॉक्स, ये कि डायोड के बदले इसको रिप्लेस किए, इट इज रिप्लेस्ड बाय डायोड Rf। और ये जो है मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो इसके अप्रॉक्स जो वोल्टेज होगा उसको बोलेंगे हम लोग आउटपुट वोल्टेज, जो कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसको बोलेंगे V0 और इसको हम लोग क्या बोलेंगे Vd। करंट जब पास होगा यहां से I, तो इसके अप्रॉक्स जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम लोग बोलेंगे Vd, डायोड वोल्टेज। और जो रेजिस्टेंस के अप्रॉक्स वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो कि मेरा एक्सटर्नल लोड है, इसीलिए दिस इज आवर आउटपुट वोल्टेज। क्लियर इतना बात। और करंट की जो वैल्यू आएगी इस सर्किट में वो आती है Vm sin ओमेगा टी डिवाइड बाय Rf प्लस RL, जो कि ओम्स लॉ से हम लोग लिख पाए हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे वोल्टेज की जो वैल्यू है वो है Vm sin ओमेगा टी, और R इक्विवेलेंट आती है Rf प्लस RL, क्योंकि Rf और RL किसमें, सीरीज में। ये बातें क्लियर हो गई। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये कि इतना होने के बाद, तो इसके अप्रॉक्स जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी होगी। आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू होगी ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी I इंटू आर। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है किस रेजिस्टेंस के अप्रॉक्स निकाल रहे हैं हम लोग, RL के अप्रॉक्स निकाल रहे हैं, इसीलिए मेरा आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो होगी I इंटू RL। और जब हम लोग I की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बन जाएगा Vm sin ओमेगा टी RL डिवाइड बाय Rf प्लस RL। तो इस RL को हम लोग Vm के साथ रख देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका Vm RL
साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर एफ प्लस आर एल। कहने का मतलब ये हुआ कि जब मेरा सर्किट था उसमें हमने करंट निकाला जिसकी वैल्यू आई वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर एफ प्लस आर एल। उसके बाद हम लोग आउटपुट वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, वोल्टेज तो ड्रॉप होगा आपका यहाँ भी जब करंट पास करेगा इस डायोड को, डायोड के बदले हम लोग आर एफ रिप्लेस किया आर एफ से, तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा डेट विल बी योर वी डी डायोड वोल्टेज, और आर एल के अप्रोक्स जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इट इज आवर आउटपुट वोल्टेज इज आवर वी नॉट। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि वी डी की वैल्यू कितनी आएगी, बट राइट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग कि वी नॉट कितना होगा। वी नॉट की जो वैल्यू होगी वो होगी आई इंटू आर एल, आई इंटू आर एल, और आई की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बन जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आर एल डिवाइड बाई आर एल प्लस आर एल। बिल्कुल ये जो टर्म वी एम साइन ओमेगा टी आर एल डिवाइड बाई आर एल प्लस आर एल आया है, तो आर एल को हम लोग वी एम के साथ रखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस वी एम आर एल साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर एफ प्लस आर एल। ओके, ये जो टर्म है मेरा वी एम इंटू आर एल, इसको लोग लिख देंगे क्या वी एम नॉट, तो ये मेरा बन जाएगा यहां से वी नॉट इज इक्वल्स टू बन जाएगा वी एम नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर एफ प्लस आर एल। यहां तक क्लियर? क्योंकि ये जो मेरा वी एम नॉट है दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आवर वोल्टेज वी एम नॉट, जहां वी एम नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी वी एम इंटू आर एल। इतना नोट किया जाए। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आई इंटू आर एल। आई की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया, वो हो गया वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर एल प्लस आर एल, और ये आर एल का टर्म यहाँ पे ये रहा। फिर हम इस दोनों को कलर कर दिए, ये बन गया वी एम इंटू आर एल साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर एल प्लस आर एल, और वी एम इंटू आर एल को एक नया टर्म दे दिया हम लोग जो कि कांस्टेंट है, तो इसको हमने बोला वी एम नॉट, जिसकी वैल्यू है वी एम इंटू आर एल, और टोटल ये आपका एक्सप्रेशन बन के आता है कि वी नॉट इज इक्वल्स टू वी एम नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर एल प्लस आर एल, जहां वी एम नॉट की वैल्यू है वी एम इंटू आर एल। क्लियर? ये नोट किया जाए, इसके बाद और डिस्कस करते हैं। तो हम लोग ये फाइंड कर लिए हैं कि मेरा आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। जो मेरा आउटपुट वोल्टेज होगा वो मेरा हो जाएगा वी एम नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर एल प्लस आर, जहां मेरा वी एम नॉट की वैल्यू है वी एम इंटू आर एल। अब हम लोग इंटरेस्टेड है फाइंड करने में मेरा डायोड वोल्टेज कितना होगा, क्योंकि एक सर्किट में मेरा पोटेंशियल ड्रॉप दो जगह हो रहा है, एक को हमने वी नोट बोला है जो कि आर एल के अप्रॉक्स हो रहा है, एक को हम लोग वी डी बोलेंगे जो कि मेरा आर एफ के अप्रॉक्स हो रहा है। तो हम लोग अब फाइंड करेंगे वी डी की वैल्यू कितनी होगी। वी डी, एक चीज और, हम लोग वी नोट निकाले थे, वी नोट की वैल्यू कितनी आई थी आई इंटू आर एल। कहने का मतलब ये हुआ कि आउटपुट वोल्टेज जब हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो हम लोग वो रेजिस्टेंस ले रहे हैं जिसके अप्रॉक्स मेरा आउटपुट वोल्टेज फाइंड किया जाएगा। उसी प्रकार हम लोग वीडी फाइंड कर रहे हैं, वीडी इट मींस डायोड वोल्टेज, तो हम लोग वो रेजिस्टेंस लेंगे जो कि डायोड के अप्रॉक्स था, जो कि आरएफ था। तो वीडी फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, तो ये मेरा हो जाएगा आई इंटू आर एफ, क्योंकि डायोड का रेजिस्टेंस था फॉरवर्ड रेजिस्टेंस वो आर एफ था, और आई की वैल्यू थी वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर एफ प्लस आर एल, और ये रहा आर एफ। इसको एक साथ कर दिया जाए वी एम के साथ तो इट विल बी रिटन एज वी एम आर एफ साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर एफ प्लस आर एल। ये जो वैल्यू आएगी दिस विल बी आवर डायोड वोल्टेज। इसको VMRF को आप एक नया टर्म दे सकते हैं, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट VM नॉट डैश, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग VM नॉट डैश साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय RF प्लस RL। That is the maximum output of diode. जहां VM नॉट जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज ऑफ आवर डायोड, और उसमें VM नॉट जो था वो था मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज। ये टर्म हमारे हैं। तो हम लोग एक सर्किट में दो चीज फाइंड कर लिए हैं, हम लोग फाइंड कर लिए कि V0 कितना होगा और मेरा VD कितना होगा। ये सारे टर्म है, तो यू हैव टू राइट। तो इतनी सारी बातें थी हम लोग का फर्स्ट हाफ साइकिल का, जो कि मेरा फर्स्ट हाफ साइकिल जो था वो था फ्रॉम द इंटरवल 0 to 180 डिग्री। मेरा फर्स्ट हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर हाफ साइकिल जो कि मेरा 180 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच होगा। तो नाउ यू हैव टू गिव द टॉपिक नेम एज
व्हेन ओमेगा टी लाइज फ्रॉम 180 डिग्री टू 360 डिग्री। देयर टॉपिक नाउ, जो मेरा ओमेगा टी लाई करेगा 180 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच में। हम लोग हाफ रेक्टिफायर में दो साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। जो मेरा फर्स्ट साइकिल हमने कंप्लीट किया उसमें हमने ये निकाला कि वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, वी की वैल्यू कितनी होगी। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट कि जब ओमेगा टी मेरा 180 डिग्री से 360 बीच में लाई करेगा, तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही ये डिस्कस कर लिए थे कि जब ओमेगा टी इस दो एंगल के बीच में लाई करता है उस केस में मेरा डायोड ऑफ रहता है। तो लिखा जाए इन दिस केस, एक बार और रिपीट कर दिया जाता है, वी आर रिपीटिंग इट वंस अगेन कि इन दिस केस आवर डायोड इज ऑफ। और जब मेरा डायोड ऑफ है तो कहने का मतलब मेरा सर्किट कंप्लीट नहीं है और करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग जब डायोड मेरा ऑफ है तो इस केस में डायोड को हम लोग ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। इन दिस केस our diode is replaced by open circuit। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो लेट मी शो यू डायग्राम। तो इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा। तो ये आपका ओपन सर्किट हो जाएगा, दिस विल बी योर Vm sin ओमेगा टी, और यहाँ पे आपका RL। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जब मेरा ओमेगा टी लाई करेगा इस दोनों एंगल के बीच में, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि डायोड मेरा ऑफ रहेगा। और जब डायोड ऑफ रहेगा तो इसका मतलब उस डायोड को हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो वी विल ये ध्यान रखें इस बात का कि डायोड जब रिप्लेस कर रहे हैं तो वो ओपन सर्किट से रिप्लेस हो। और दूसरी बात, ये तो Vm sin ओमेगा टी है ही, ये RL है ही, मेरा सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। करंट की वैल्यू 0 हो गई। RL के अप्रॉक्स जो वोल्टेज ड्रॉप था वो मेरा था V नॉट, आउटपुट वोल्टेज। तो इसके अप्रॉक्स जो वोल्टेज था डेट वाज आवर V नॉट। तो V नॉट की वैल्यू कितनी होगी, V नॉट की होगी I इंटू RL। I की वैल्यू 0 है, इसीलिए मेरा V नॉट कितना हो जाएगा, V नॉट हो जाएगा 0। इस बात को भी लिखा जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है ये बात है कि जब भी एंगल लाई करेगा 180 से 360 के बीच में तो मेरा डायोड ऑफ रहेगा। और जब मेरा डायोड ऑफ रहेगा तो इस केस में आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 0 हो जाती है। राइट इट, लेट मी इरेज दिस। और इस केस में मेरा V नॉट की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। इसको हम लोग बोलेंगे Vd, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो Vd। तो हम लोग V नॉट की वैल्यू आ गई 0। क्लियर इतना बात। हम लोग इंटरेस्टेड है Vd फाइंड करने में, डायोड वोल्टेज मेरा कितना होगा वो हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे KVL कि एक पूरे सर्किट में सम ऑफ ऑल EMF इज इक्वल्स टू 0। हम जो मेरा डायोड वोल्टेज है उसको हम लिखे हैं Vd लिखे हैं। इसके अप्रॉक्स जो वोल्टेज होगा आउटपुट वोल्टेज आई हैव रिटन V नॉट, और ये मेरा है Vm sin ओमेगा टी। तो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग कि Vd की वैल्यू कितनी होगी, डायोड वोल्टेज मेरा कितना होगा, दिस इज योर प्लस, दिस इज योर माइनस। तो Vd को फाइंड करने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे KVL। तो KVL का नियम यही कहता है कि आप किसी क्लोज लूप में द टोटल सम ऑफ ऑल EMF विल बी 0। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस साइड से, ऐसे चलेंगे हम लोग इंटरनल सारे EMF को जोड़ेंगे। ये रहा आपका Vm sin ओमेगा टी, ये रहा Vd, ये रहा V नॉट, ऐसे हम लोग चलेंगे। तो पहले हम लोग क्या लेंगे, Vm sin ओमेगा टी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे में प्लस मिल रहा है तो पोटेंशियल केस में लोग लिखते हैं माइनस, इट विल बी माइनस Vd। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वी विल गेट माइनस V नॉट इज इक्वल्स टू 0। और हम लोग जानते हैं कि V नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 0, क्योंकि करंट की वैल्यू 0 है। तो वी आर गेटिंग Vd उस साइड जाएगा तो हम लोग Vd की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी Vm sin ओमेगा टी। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जो मेरा डायोड वोल्टेज है वो कहीं ना कहीं मेरा सोर्स वोल्टेज के ही इक्वल आ रहा है। तो डायोड वोल्टेज की वैल्यू आई है Vm sin ओमेगा टी, और मेरा सोर्स वोल्टेज जो है वो भी यही है Vm sin ओमेगा टी, क्योंकि ये एकमात्र सोर्स है हमारे सर्किट में जिसकी वैल्यू Vm sin ओमेगा टी है। कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि जब भी डायोड ऑफ रहेगा या फिर जब भी ओमेगा टी की वैल्यू लाई करेगी 180 डिग्री टू 360 डिग्री, तो डेफिनेटली
माई डायोड वोल्टेज विल बी इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज, ये बात भी लिख लिया जाए, इसको मिटा कर इसको हम लोग क्या लिखते हैं, वी डी इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, और यही मेरा हो गया वी एस। वी एस कहने का मतलब हो गया सोर्स वोल्टेज, हियर वी एस इज योर सोर्स वोल्टेज। इसको हम लोग लिख लेते हैं, स्टेटमेंट में लिख लिया जाए। स्टेटमेंट में ऐसा लिखा जाए कि व्हेन डायोड इज ऑफ दैट इज ओमेगा टी लाइज फ्रॉम 180 डिग्री टू 360 डिग्री, when diode is off, that is omega t lie from 180 degree to 360 degree, the diode voltage will be equal to source voltage। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया आपको। ये क्या कि सोर्स वोल्टेज जो होगा वो वीडी की इक्वल कब हो जाएगा, तब होगा जब मेरा डायोड ऑफ रहेगा। कहने का मतलब व्हेन एंगल लाइज फ्रॉम 180 डिग्री टू 360 डिग्री, दैट इज द पॉइंट, राइट इट डाउन। तो आई थिंक आप लोग को ये बात समझ आ गई होगी कि किस केस में वी डी वी एस के बराबर होगा, और फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या मेरा हुआ था, वी नॉट क्या हुआ था, और अनदर हाफ साइकिल में मेरा वी डी क्या हुआ था। ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर, यू हैव टू राइट इन योर कॉपी ब्यूटीफुल वे, इन अ ब्यूटीफुल वे। अब से फिर टॉपिक दिया जाए एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज एंड आरएमएस वोल्टेज। तो बेसिकली हम लोग इंटरेस्टेड हैं आउटपुट वोल्टेज का एवरेज और आरएमएस फाइंड करने में। तो देखा जाए कि आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी हुई थी, वी एम नॉट साइन ओमेगा टी, कब, जब ओमेगा टी मेरा लाइक किया था 0 से लेकर के 180 डिग्री के बीच में। ये बात इंपॉर्टेंट है। और मेरा वी नॉट की वैल्यू कितनी हुई थी, 0, कब, जब ओमेगा टी लाइक किया था 180 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच में। कहने का मतलब मेरा ये हुआ, ये फर्स्ट हाफ साइकिल में मेरा जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो बेसिकली आता है वी एम नॉट साइन ओमेगा टी, और वी एम नॉट की वैल्यू कितनी होती है, वी एम इंटू आर एल, उस बात को हम लोग वी एम नॉट लिखे हैं। और अनदर हाफ साइकिल में व्हेन एंगल लाइज फ्रॉम 180 डिग्री टू 360 डिग्री, आवर वी नॉट इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं एवरेज। तो लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला हाउ वी विल फाइंड एवरेज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। लिखा जाए तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए जो मेरा वी नॉट की वैल्यू है वो है वी एम नॉट साइन ओमेगा टी, और अनदर हाफ साइकिल के लिए मेरा वी नॉट की वैल्यू है वो है मेरा 0। तो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड एवरेज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो वी नॉट एवरेज की जो वैल्यू आएगी वो, इसका पीरियड मेरा कितना है, 2 पाई है, तो वी विल डिवाइड 1/2 पाई फर्स्ट, और हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन एवरेज लेने के वक्त। कहाँ से कहाँ तक, 2 साइकिल में चलेंगे हम लोग, 0 से पाई, 0 से 180 डिग्री के बीच में जो मेरा वी नॉट होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वी एम नॉट साइन ओमेगा टी। इसका करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी मेरा एंगल है, ठीक, प्लस अनदर हाफ साइकिल फ्रॉम पाई टू 2 पाई। इस केस में जो वी नॉट की वैल्यू होती है वो मेरी कितनी होती है, 0 डी ओमेगा टी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज आउटपुट वोल्टेज। तो ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे। ये तो टर्म 0 हो गया। नेक्स्ट इसको मिटाते हैं हम लोग ऊपर। ये टर्म इज 0, तो हमें मिलता क्या है, वी नॉट एवरेज का जो वैल्यू मिलता है 1/2 पाई, ये ऐसा रहा, और ये तो टर्म 0 हो गया, तो बचा सिर्फ यही, बचा क्या भाई साहब, ये बचा 0 से पाई वी एम नॉट साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी।
Clear? बाहर लेंगे हम्म रियल नोट और इंटीग्रेशन के अंदर ये तो मेरा वी एम नॉट क्या है, कांस्टेंट कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी हुई थी, वी एम इंटू आर एल, ये बातें ध्यान होनी चाहिए। वी एम इंटू आर एल को हम लोग वी एम नॉट बोले। इंटीग्रेशन के अंदर ये मेरा कांस्टेंट ये आ जाएगा बाहर, तो इट विल बी लाइक दिस, वी एम नॉट डिवाइड बाई 2 पाई। इंटीग्रेशन के अंदर चला गया 0 से पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा प्लस सी। तो उसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। तो यू हैव टू राइट वी एम नॉट बाई 2 पाई, ये आपका बन जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट चला जाएगा आपका 0 से पाई। क्लियर इतना बात? इस माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये माइनस आपका बाहर आने का बन जाएगा माइनस का वी एम नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, ये बन गया आपका कितना कॉस ओमेगा टी, लिमिट आपकी 0 से पाई, इसको पुट किया जाए माइनस वी एम नॉट डिवाइड बाई 2 पाई। ये मेरा पूरे एंगल है, क्योंकि हम लोग ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वी विल रिप्लेस ओमेगा टी के बदले हम लोग पाई रखेंगे अपर लिमिट, और ओमेगा टी के बदले एक बार रखेंगे लोअर लिमिट। तो ये मेरा बन जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0। एक बात और, लेट मी टेल यू एक चीज, कॉस एन पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 की पावर n। अगर cos n पाई में हम लोग cos पाई फाइंड करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है क्या कि n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू अगर 1 है तो ये हो जाएगी cos पाई, और n की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू 1, तो -1 की पावर 1 इज योर -1। इसी प्रकार cos 2 पाई रहे तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो -1 की पावर 2 इवन पावर है, इसीलिए 1 हो जाएगा। तो दिस इज द लॉजिक, ये हो जाएगा -1, तो ये बन जाएगा आपका माइनस वी एम नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, ये हो गया -1, और cos 0 कितना होता है 1, तो ये आपका हो गया -1 -2 और ये वाला माइनस, तो दोनों में लिखा जाएगा प्लस, तो इट विल बी लाइक 2 वी एम नॉट बाई डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 2 से 2 मारा गया, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो बनेगा वी एम नॉट डिवाइड बाई पाई। दिस इज योर एवरेज आउटपुट वोल्टेज। आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो इसको बेटा दे, क्लियर, ओके। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो मेरा बनेगा एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो आएगा वो आएगा मेरा वी एम नॉट डिवाइड बाई पाई, जिसको हम लोग वी एम भी पाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर एफ की जो वैल्यू होती है वो आर एल से बहुत कम होती है, लगभग वी एम नॉट की जो वैल्यू होगी वो वी एम की ही अप्रॉक्स होगी, तो वी कैन राइट वी एम बाई पाई, क्योंकि वी एम बाई पाई काफी फेमिलियर सा वर्ड भी लगता है, वी एम नॉट थोड़ा सा अनफेमिलियर लगता है, वी एम इज फेमिलियर। तो वी नॉट एवरेज की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वी एम बाई पाई। तो आपको हमने कैसे इसको फाइंड किया है, तो वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला टू फाइंड द एवरेज आउटपुट वोल्टेज व्हिच वाज 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट हाफ साइकिल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई वी नॉट क्या था नॉट, हम लोग एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालने के जो फॉर्मूला इस्तेमाल किए थे वो हम लोग ये था 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई वी एम नॉट साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई टू 2 पाई, वो था 0, क्योंकि उस इंटरवल में मेरा आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाता है। दैट वाज योर फॉर्मूला, यू हैव टू कीप इन योर कॉपी, written there and drive this for a beautiful marks and examination. Next, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आरएमएस के लिए, इसको मिटा दूं।
अब हम लोग आउटपुट वोल्टेज का आरएमएस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, लिखा जाए फॉर्मूला वी नॉट आरएमएस कितनी होगी। एक बात और, आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। हम लोग चलते हैं अपोजिट है, पहले हम लोग करते हैं स्क्वायर, फिर हम लोग SQUARE, फिर हम लेते हैं मीन, फिर हम लेते हैं रूट। ठीक है, तो आरएमएस का जो फॉर्मूला बनता है वो इस प्रकार है। पहले आपके आएगी पीरियड 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई वी नॉट स्क्वायर डी ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी ना, उसको लिख देंगे बाद में। तो आउटपुट आरएमएस वैल्यू, आउटपुट आरएमएस वैल्यू की जो फॉर्मूला बनती है वो बनती है 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई वी नॉट स्क्वायर डी ओमेगा टी। और हमें पता है कि वी नॉट की वैल्यू कितनी होती है, वी नॉट की वैल्यू होती है वी एम नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। कब? जब मेरा ओमेगा टी कहाँ से कहाँ लाई करे, 0 to 180 डिग्री, मतलब 0 से पाई के बीच में। और मेरा वी नॉट की वैल्यू 0 हो जाती है कब? जब मेरा ओमेगा टी लाई करता है 180 डिग्री टू 360 डिग्री। तो इसके बदले हम लोग पहले किए क्या हम बताते हैं, वेट। तो हम बात कर रहे हैं एक्चुअली आरएमएस। तो पहले हमने स्क्वायर किए किसका, वोल्टेज का, तो दिस इज द वोल्टेज, उसका हमने स्क्वायर किया। फिर हमने मीन लिया, मीन लेने का मतलब होता है आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका होल द इंटरवल ऑफ इट्स पीरियड। तो इसका पीरियड है 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, तो इट इज 0 to 2 पाई मीन हो गया। तो उसके बाद हम लोग इसका जो पीरियड होता है उसे हम लोग डिवाइड करते हैं 1/2 पाई करके। जिसका पीरियड अगर पाई होता तो 1/2 पाई लेते, पीरियड 1/2 पाई है तो डिवाइड बाय 1/2 पाई। तो उसके बाद रूट, पूरे पे रूट, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 हो जाना। आई हैव रिटन हियर, आई थिंक इट्स क्लियर, ये बात है। इसको हम लोग एक्सपेंड कैसे करेंगे, वी नॉट आरएमएस, ये रहा आपका 1/2 पाई, ये जाएगा आपका वी नॉट की वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे जस्ट अभी, वी एम नॉट साइन ओमेगा टी, किस इंटरवल में, 0 to पाई। तो 0 से पाई के बीच में वी नॉट की बदले हम क्या लिखेंगे, वी एम नॉट साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर हो जाएगा इसका, ये बन जाएगा आपका वी एम नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी। क्लियर ना बात। और दूसरी बात प्लस हम लोग चलेंगे फिर से पाई टू 2 पाई। उस केस में जो मेरा वी नॉट की वैल्यू आती है वो आती है कितनी, 0, दिस विल बी 0, 0 का स्क्वायर नथिंग डी ओमेगा टी। तो आपका जो टर्म बनता है इस पूरे की पावर 1/2, रूट भी चल रहा है साथ में इसीलिए। तो ये तो टर्म 0 हो गया। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको लोग सॉल्व कैसे करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये हुआ, दिस इज योर, दिस टर्म इज होल 0, ये आपका रहा 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई वी एम नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी का पावर 1/2। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग वी एम नॉट स्क्वायर है इसकी बाहर आ जाएगा, अंदर बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। फिर हम लोग साइन स्क्वायर ओमेगा टी में क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा 2, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, इसके बदले रिप्लेस हो जाएगा। फिर हम लोग लिमिट पुट करेंगे 0 to पाई। जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वी गेट द डेरिवेशन एज, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एज अ रिजल्ट याद रखना है हमें। तो वी गेट जो मिलता है आरएमएस की वैल्यू Vm/2, ये याद रखना है।
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें रिजल्ट याद रखना, ना कि डेरिवेशन। अगर डेरिवेशन किया भी जाए तो इट्स सिंपल, यू कैन वी एम नॉट स्क्वायर बाहर आएगा। अगर ओवरऑल रूट लगा हुआ है तो रूट से बाहर आएगा तो वो बन जाएगा वी एम नॉट, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट से बाहर लगेगा वी एम नॉट। और फिर हम लोग साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2, और हम लोग फिर लिमिट पुट करेंगे तो इट विल बी सॉल्व। और सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा हमें, वो हमें मिलेगा वी एम बाई 2। तो ओवरऑल मेरा ये मानना है कि आप इस रिजल्ट को याद रखें, ना कि डेरिवेशन। डेरिवेशन उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो एक बार हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि अभी हम लोग पढ़े क्या। वी गॉट द रिजल्ट वी नॉट एवरेज कितना आया था, वी एम नॉट बाई पाई, जिसको हम लोग लिखे थे वी एम बाई पाई। क्लियर था ना। उसके बाद हम लोग निकाले हैं वी नॉट आर एम एस एज वी एम बाई 2। ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि आप एवरेज आउटपुट वोल्टेज का याद रखें क्या उसके फॉर्मूला निकल के आया है, और उसके बाद आरएमएस आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आया, दैट इज द मोर देन सफिशिएंट टू राइट इन द एग्जामिनेशन। ओके, वेरी गुड। अब टॉपिक दिया जाए एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हम लोग आउटपुट वोल्टेज का एवरेज पढ़ लिए कैसे निकालते हैं, और हम लोग आउटपुट वोल्टेज का आरएमएस पढ़ लिए। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू स्टडी व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। इसको लिखा जाए रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। रेक्टिफिकेशन होने के बाद ये लिखा जाए, इसमें डेफिनेशन इसमें क्या लिखना चाह रहे हैं। आफ्टर रेक्टिफिकेशन, आफ्टर रेक्टिफिकेशन we get a pulsating DC। कहने का मतलब ये हो मेरा कि जब वेव पास करता है रेक्टिफायर से, हाफ वेव रेक्टिफायर से, तो हमें रेक्टिफिकेशन के बाद एक पल्सेटिंग डीसी मिलता है लाइक दिस। दिस इज योर पल्सेटिंग डीसी। ये मेरा जो है वो मेरा पल्सेटिंग डीसी है। ये मेरा कांस्टेंट डीसी नहीं है, ये पॉइंट यहां लिखा जाए, इट इज नॉट अ कांस्टेंट डीसी। हमें क्या चाहिए, हमें ओवरऑल चाहिए एक कांस्टेंट डीसी चाहिए जो कि मेरा पल्सेटिंग डीसी है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो एफिशिएंसी है उतना अच्छा एफिशिएंट मेरा रेक्टिफायर नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि एनर्जी इज लॉस्ट हियर ना, एनर्जी तो लॉस हो पा रहा है। क्यों लॉस हो पा रहा है भाई साहब? क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, मेरा हार्मोनिक वेव एंटर किया आफ्टर रेक्टिफिकेशन, इट शुड बी कांस्टेंट ताकि मेरा ओवरऑल एफिशिएंसी ज्यादा आ पाए। बट व्हाट यू आर गेटिंग हियर, हमें ये मिल रहा है, हमें मिल रहा है पल्सेटिंग, जो कि कहीं ना कहीं जो है कांस्टेंट है नहीं, और जो कांस्टेंट नहीं है तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट डीसी। दिस इज नॉट अ परफेक्ट डीसी। तीन बातें यू हैव टू कीप इन माइंड कि रेक्टिफिकेशन के बाद हमें जो मिलता है वो मिलता है पल्सेटिंग डीसी मिलता है, कांस्टेंट डीसी नहीं है, जो कि एक परफेक्ट डीसी भी नहीं है। तो इसकी नॉर्मल सी बात है, इसकी एफिशिएंसी कम ही होगी। तो लिखा जाएगा, लेट मी मेक यू राइट समथिंग। तो मिटा दे इसको। एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला बनता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनता है डीसी आउटपुट पावर डिवाइड बाय टोटल पावर सप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय 100%। डीसी आउटपुट पावर डिवाइड बाय टोटल पावर मल्टीप्लाइड बाय 100%। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जो भी मेरा पावर सप्लाई किया गया था एज इन द फॉर्म ऑफ हार्मोनिक वेव, जो कि टोटल मेरा पावर था उसका, तो उस पास होने के बाद मेरा एक्सटर्नल लोड जो है कितना पावर यूज कर पाया आफ्टर रेक्टिफिकेशन,
तो दैट इज आवर आउटपुट पावर यूजेस बाय आवर एक्सटर्नल लोड, दैट इज आवर आरएल। तो उसमें जो पावर कंज्यूम होगा उसको हम लोग लिखे हैं पीडीसी डिवाइड बाय टोटल पावर मल्टीप्लाइड बाय 102%। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 40.56%। 40.56%। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि लगभग 60% के अप्रॉक्स जो है मेरा एफिशिएंसी जो है कम है, लेस है। इतना पावर जो है कहीं ना कहीं पे वेस्ट जा रहा है इन आवर हाफ रेक्टिफायर। तो एक टर्म ये भी होना चाहिए कि एफिशिएंसी थोड़ा सा Efficiency of कम half wave rectifier is almost 14.5. हाँ, तो वो बात हम लिख देते हैं। एक्चुअली जो मेरा एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला इज पीडीसी, दैट इज योर पावर Output of यूज्ड बाय आउटपुट एप्लियंसेस, जो कि यहाँ पे मेरा आरएल है, डिवाइड बाय टोटल पावर हमने कितना सप्लाई किया। टोटल पावर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? टोटल पावर इन द फॉर्म ऑफ आवर हार्मोनिक वेव, जो कि एसी वेव फॉर्म था मेरा, जो कि इंटर कर रहा है इन द रेक्टिफायर एक्चुअली। तो दिस इज द फॉर्मूला। जब हम लोग इस वैल्यू पुट करते हैं तो वी गेट 40.56%। एग्जाम में बहुत आए तो हम लोग ये लिखेंगे कि इसकी एफिशिएंसी ये होती है 40.56% ही होती है। लगभग मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी वेस्ट चला जाता है। और ये रहा आपका फॉर्मूला, यू हैव टू राइट। तो क्या है इसका ओवरऑल कंक्लूजन, वो हम लिखा देते हैं इन इंग्लिश। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि दैट इज टोटल पावर डिलीवर्ड टू द रेजिस्टेंस, दैट इज टोटल पावर डिलीवर्ड टू द रेजिस्टेंस only 40.56% is contributed to the DC component, जो मेरा DC कंपोनेंट है उसमें अप्रोक्सीमेटली 40.56 पावर ही जा रहा है, और जो बच गया दैट इज लॉस्ट, and the rest power is contributed to the AC component। अब जो पावर डीसी में नहीं गया भाई साहब, पावर लौट जाएगा, दैट विल बी इन आवर एसी कंपोनेंट। लिख लिया जाए, क्लियर? आई थिंक ये नॉर्मल सी बात है। आपको ये समझना है कि एफिशिएंसी कम है। क्यों कम है? क्योंकि मेरा पीडीसी की वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं कम आ रही है, और हम लोग हार्मोनिक वेव जाता है रेक्टिफायर के अप्रॉक्स, तो वो जो कि एसी कंपोनेंट है, अगर पावर जो है डीसी यूज नहीं कर पाया है तो नॉर्मल सी बात है वो पावर एसी कंपोनेंट यूज कर पाएगा, जो कि रेक्टिफायर से पहले रहता है। I think it's clear. Now next our topic is ripple factor. हेडिंग दिया जाए भाई साहब। अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर पढ़ने से पहले आई एम इंटरेस्टेड टू मेक यू क्लियर इन द टॉपिक फॉर्म फैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक दिया जाए फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर जो मेरा होगा वो बेसिकली क्या होगा? वो हो जाएगा V नॉट RMS डिवाइड बाय V नॉट एवरेज। RMS डिवाइड बाय एवरेज इज आवर फॉर्म फैक्टर। क्लियर? तो किसका RMS? आउटपुट वोल्टेज का RMS, और किसका एवरेज? आउटपुट वोल्टेज का एवरेज। इस बात हम लोग बार बार इसलिए जोड़ दे रहे हैं क्योंकि ताकि आप कंफ्यूज ना करें कि व्हाट इज V नॉट हियर, को ध्यान रिकॉल रहे। तो आरएमएस की जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी? वो आई थी Vm/2 डिवाइड बाय एवरेज कितना आया था? Vm/pi। Vm से Vm मारा गया, पाई जाएगा ऊपर, 2 नीचे। तो फॉर्म फैक्टर कहने का मतलब FF की जो वैल्यू आएगी वो आएगी π/2। ये बातें ध्यान रखनी है कि मेरा फॉर्म फैक्टर जो होता है वो होता है RMS बाय डिवाइड बाय एवरेज।
but we are interested in finding the RMS of form factor of आउटपुट वोल्टेज, इसलिए हम लिए हैं V नॉट RMS डिवाइड बाई V नॉट एवरेज, ये आता है Vm/2 डिवाइड बाई Vm बाई पाई, Vm से Vm कैंसिल, पाई ऊपर तो पाई/2, क्लियर। अब इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है मेरा रिपल फैक्टर। अब टॉपिक दिया जाए रिपल फैक्टर, इसको लोग बोलते हैं वोल्टेज रिपल फैक्टर VRF या फिर RF, ठीक। तो रिपल फैक्टर का जो फॉर्मूला बनता है, रिपल फैक्टर का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है रूट अंडर FF स्क्वायर माइनस 1, ठीक, इसको नोट किया जाए, मैरिज इट, ओके। तो RF इज इक्वल्स टू रूट अंडर FF स्क्वायर माइनस 1, तो FF कितना आया था पाई/2, तो FF के बदले हम लोग पाई/2 रखेंगे तो इट विल बी आवर पाई/2 का होल स्क्वायर। जब हम लोग रिपल फैक्टर को काउंट करते हैं, पाई स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं 3.14 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइड बाय 4, फिर हम लोग -1 करते हैं, तो वी गेट हाउ मच वैल्यू 1.21। रिपल फैक्टर की जो वैल्यू आती है वो आती है 1.21। इस ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, बट इफ यू वांट टू ड्राइव देन यू कैन। लेकिन रिपल फैक्टर ये तो होता है ही, रिपल फैक्टर को हमने ये बोला कि भाई साहब रिपल फैक्टर आपके ये होंगे रूट अंडर FF का स्क्वायर माइनस 1, लेकिन बट RF वो होगा VH हार्मोनिक, क्या RMS, यस, VH RMS डिवाइड बाय V नॉट DC, क्लियर। ये होता है बाय डेफिनेशन रिपल फैक्टर इज द एवरेज ऑफ this is your harmonic voltage, RMS harmonic voltage, and output DC voltage। एक्चुअली रिपल फैक्टर का वो फॉर्मूला था, लेकिन बाय डेफिनेशन इट इज द रेशियो ऑफ VH RMS डिवाइड बाय V नॉट DC। कॉमन सेंस लगाते हैं एक चीज हम लोग यहाँ पे, रिपल फैक्टर वैल्यू कितनी आ रही है 1.21, ठीक है, वेट इसको मिटा दूं। तो रिपल फैक्टर जो मेरा आया है वो आया है 1.21, ये क्वांटिटी की वैल्यू है 1.21, तो कहीं ना कहीं मतलब 1 से बड़ा है। न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की वैल्यू और 1 से ज्यादा आती है, तो नॉर्मल सी बात है कि मेरा ये छोटा रहा होगा और ये क्या रहा होगा बड़ा, तभी तो वैल्यू 1 से ज्यादा आती है। ऐसे सोचते हैं हम लोग, जैसे मान लिया जाए 4 डिवाइड बाय 2, 4 बड़ा है 2 छोटा है, तो इट विल बी 2, 1 से बड़ा। वही हम लोग 4 डिवाइड बाय 5 कर दे तो 0 पॉइंट समथिंग 0.8 जो भी है। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए न्यूमरेटर से, तो नॉर्मल सी बात है उसकी वैल्यू 1 से कम ही आती है, लेकिन इस केस में क्या है 1.21, 1 से ज्यादा वैल्यू आ रही है, तो नॉर्मल सी बात है इसकी वैल्यू ज्यादा होगी इससे। तो इस चीज से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि मेरा VH RMS जो होगा इज ग्रेटर देन V नॉट DC। आप कुछ सोचें, ये VH RMS क्या है, ये मेरा है हार्मोनिक वोल्टेज, वो हार्मोनिक वोल्टेज है, और ये मेरा क्या है V नॉट DC है। तो हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि मेरा VH RMS जो है इज ग्रेटर देन V नॉट DC, जो कि नहीं होना चाहिए था। कहने का मतलब ये था कि जो मेरा आउटपुट DC है, DC का जो वोल्टेज होना चाहिए था, जो मेरा डायरेक्ट करंट जो निकलता है आफ्टर रेक्टिफिकेशन, उसकी जो वोल्टेज होनी चाहिए थी वो हार्मोनिक के वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए था। क्योंकि मेरा काम क्या है, मेरा काम है कि हम लोग पास करवा रहे हैं हार्मोनिक वेव, कहने का मतलब AC सिग्नल वेव, उसकी वोल्टेज जो होनी चाहिए थी वो कम होनी चाहिए थी। रेक्टिफिकेशन के बाद हम लोग ये क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए था ना, कहने का मतलब हम लोग सिग्नल को पास करवा रहे हैं और ओवरऑल जो है मेरा वो DC जो निकल के आ रहा है उसकी वोल्टेज कम हो जा रही है, उसका पावर जो है कम हो जा रहा है, तो ये डिजायरेबल नहीं है।
तो एक्चुअली जो मेरा हार्मोनिक का वोल्टेज है VHRMS वो ज़्यादा हो गया V0 DC से, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो क्योंकि रेक्टिफिकेशन के बाद जो मेरा वोल्टेज मिलना चाहिए था DC का, जो वोल्टेज होना चाहिए था वो ज़्यादा होना चाहिए था, तब मेरा एक अच्छा रेक्टिफायर होता जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में हार्मोनिक का है। हार्मोनिक कहने का मतलब ये हुआ कि जो मेरा स्टार्टिंग का वेव सिग्नल था, AC वेव सिग्नल, उसका जो वोल्टेज है वही ज़्यादा हो गया इससे, जो कि डिजायरेबल नहीं है, विच इज नॉट डिजायरेबल। यही एक रीजन है जिसकी वजह से इसका एफिशिएंसी भी बहुत कम होता है। तो ये रहा आपका होल टॉपिक। अब हम लोग लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। उसके बाद हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो नोट डाउन। तो टॉपिक दिया जाए ब्रदर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। इधर लिखा जाए एडवांटेजेस, इधर लिखा जाए डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज क्या हो जाएगा इसका, कॉम्पैक्ट साइज होते हैं इसका, तो वो लिख लिया जाए कॉम्पैक्ट साइज। इसमें क्या लिखा जाए भाई साहब, इसका रिपल फैक्टर जो था वो 1.1 था, कहीं ना कहीं पुअर था, क्योंकि हमें क्या मिला था, रिपल फैक्टर एक से ज्यादा होने की वजह से VHRMS ज्यादा आ रहा था, जो कि हमें नहीं चाहिए था। इसीलिए इसका डिसएडवांटेज पुअर रिपल फैक्टर। और बताया जाए सेकंड पॉइंट एडवांटेज, हाँ कंस्ट्रक्ट इजी टू कंस्ट्रक्ट, बनाना बहुत आसान होता है। इसका बताया जाए, इसमें और पॉइंट जैसे कि पुअर एफिशिएंसी, बिल्कुल, जो कि एफिशिएंसी था कितना 14.56%, जो कि बहुत कम है। इसमें क्या और लिखा थे हम लोग, हाँ इसमें सिंगल डायोड इज यूज्ड, बिल्कुल। ये तो इसका कंस्ट्रक्शन तो हम बताए थे स्टार्टिंग में कि एक ही हम लोग डायोड इस्तेमाल करते हैं, सिंगल डायोड इज यूज। इसमें इसका डिसएडवांटेजेस, TUF पुअर ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, पुअर TUF क्या होता है, इट विल बी क्लियर इन नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल के लिए TUF यूज ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये कितना होता है 28.6%। 28.6%, बिल्कुल। और इसमें एक पॉइंट और लिखा है, क्या ठीक है, इतना ही था ना। तो ये रहा आपका ओवरऑल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज आपका हो गया कॉम्पैक्ट साइज होगा, क्योंकि हाफ रेक्टिफायर है, आराम से बन सकता है, इजी टू कंस्ट्रक्ट, और इसमें मात्र सिंगल डायोड यूज होंगे। क्लियर, ये बात आपका है एडवांटेजेस का। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, पुअर रिपल फैक्टर कितना होता है 1.2, एक से ज्यादा हो गया तो रिपल फैक्टर पुअर है भाई साहब, नहीं होना चाहिए था। दूसरा बात, एफिशिएंसी बहुत खराब है, 40.56%, होना चाहिए था कम से कम 60-70 होता तो हम लोग अच्छा मानते, लेकिन इट इज पुअर। एंड नेक्स्ट इज योर पुअर TUF। ये TUF क्या है उतना दिमाग नहीं लगाना है, इफ इट कम्स इन एग्जामिनेशन यू हैव टू राइट पुअर TUF। TUF बेसिकली ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मेरा AC सिग्नल गया वो कितना जो है ट्रांसफार्मर उसका यूज कर पाया, उसको कितना कन्वर्ट कर पाया है, एक्चुअली ये मेरा है TUF। तो और हम लोग समराइज करते हैं, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे पूरे आज के क्लास को। तो समरी, तो ओवरऑल समरी क्या था भाई लोग, समरी पूरे स्टार्टिंग से हम लोग का V0 एवरेज कितना आया, V0 एवरेज आया था Vm/पाई, क्लियर। उसके बाद V0 RMS कितना आया था, Vm/2 आया था। उसके बाद फॉर्म फैक्टर कितना आया था, FF फॉर्म फैक्टर π/2। हाँ, ये सब बातें अगर याद हो तो मजा आ जाए, π/2 आता है। उसके बाद रिपल फैक्टर RF वो कितना आया था, 1.21। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू PDC डिवाइड बाय P टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100%। और क्या टर्म बच गया TUF। TUF होता है बेसिकली क्या, हम लिखा देते हैं यहाँ पे,
TUF is equals to PDC डिवाइड बाय KVA रेटिंग। बस बात खत्म। ये था आपका ओवरऑल समरी। हम लोगों ने ये जाना वी नोट एवरेज कितना होगा, VM बाई पाई, VR एवरेज कितना हो जाएगा, VM/2, फॉर्म फैक्टर हो जाएगा पाई/2, रिपल फैक्टर होगा 1.21 एंड दिस योर एफिशिएंसी हो जाएगा PDC डिवाइड बाय P टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100% एंड TUF इज इक्वल टू PDC डिवाइड बाय KVA रेटिंग। दिस होल वाज अबाउट द हाफ रेक्टिफायर। हम लोग नेक्स्ट क्लास में टुमारो वी विल डिस्कस फुल वेव रेक्टिफायर। तो थैंक्स फॉर द टुडे लेक्चर। टुडे होल लेक्चर इज रिकॉर्डेड बाय आवर आदित्य माहेश्वरी। थैंक्स him a lot too. Thank you so much.